जो 4 साल से काम कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 2012 विधानसभा चुनाव के बाद जहां बहुजन समाज पार्टी को पुनः सरकार में वापसी करनी चाहिए थी, मात्र 80 पर ठहर गई और इसके बाद पैसे की ये भूख हवस में बदलती गई। बहुजन समाज पार्टी मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम जी के विचारों से हट गई, टिकटों की नीलामी का बाजार बन गया। कितना रकम होगा इसकी कोई सीमा नहीं। यहां तक कि वर्तमान में वो दलित समाज के लोग, जिन लोगों ने भूखे प्यासे रहकर मानवर कांशीराम जी के आह्वान पर साइकिल यात्रा कर दिल्ली गए, एक नहीं अनेकों बार प्रदेश और दिल्ली की रैलियों में भाग लिए, उनका भी अब महत्व नहीं रह गया। अनुसूचित जात की जो सुरक्षित सीटें होती हैं उस पर भी अब दाम लगने लगे। नहीं तो वर्तमान में अनुसूचित जात का भी प्रत्याशी 1.5 से 2 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर होता है, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि पिछड़े वर्गों तथा सामान्य वर्गों के लिए सीमा कितनी ऊंची होगी, इसका कुछ इंतजा नहीं। सर एक और इसको देखते हुए सर एक रेट कार्ड तैयार कर देना। आपने कहा कि SC ST कैंडिडेट के 1.5 से 2 करोड़ रुपए, तो अगर कोई ब्राह्मण आ गया या ऊंची जाति का आ गया उसके लिए क्या रेट? मैंने उसमें समेट दिया है कि जब उन लोगों के लिए फार्मूला है जो 25-30 सालों से लगातार अपना खून पसीना बहाया, मेहनत मशक्कत से मानवर कांशीराम जी के साथ चल करके बहुजन समाज पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाई, जिसके चलते सुश्री बहन मावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जब उन पर इनको सहानुभूति नहीं है, उन पर इनकी मेहरबानियां नहीं बरसती हैं, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 5 से 7 करोड़ उसकी कोई सीमा नहीं है। नहीं, पर फिर भी जिसका औसत एक रेट कार्ड तैयार करने के लिए, उसका तो आज मैंने स्वयं अभी कुछ देर पहले हुई प्रेस वार्ता में सुश्री बहन मावती जी से मांग किया है कि इन बड़े पैमाने पर जो आपने आर्थिक मानक के आधार पर प्रत्याशियों से पैसा लिया है, इसका श्वेत पत्र जारी करिए। नहीं सर, आप बताइए। अन्यथा उनके श्वेत पत्र का मैं इंतजार करूंगा। नहीं जारी होने के बाद एक एक करके मैं उसका खुलासा करूंगा, लेकिन उचित अवसर पर। नहीं, क्योंकि मौर्य साहब बात तो सुनिए। मैं समझ गया SC ST कैंडिडेट के लिए 1.5 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर ऊंची जाति का कैंडिडेट आता है या बाहर से कोई आता है, ऊंची बोली 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 10 करोड़ और एक एक का आंकड़ा देना इस समय संभव नहीं है कि वो नहीं, हम मोटा रेट कार्ड तैयार बड़ी है सर, हम मोटा रेट कार्ड तैयार करते हैं। इसी मामले पर अगला सवाल ये हुआ, जनरल कैंडिडेट जो है ऊंची जाति के, उनका 10 करोड़। फिर BSP में कुछ शॉर्ट सीट्स रहती हैं कि यहाँ पे जो आ गया उसका जीतना लगभग तय है। मुझे बताया गया कि उस सीट का रेट ज्यादा है, वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं सारी चीज स्पष्ट कर चुका हूं। 1.5-2 से शुरू होता है अनुसूचित जाति के लिए, 10 तक पहुंच गया, और इन्हीं के बीच में सारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, पूरब में थोड़ा आर्थिक कमजोरी है, तो यहां पश्चिम की तुलना में कम है। लेकिन ऐसे सारे प्रत्याशी जो तय किए गए हैं, अगर आप अपने सूत्रों से पता करेंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा कितना वहां पर जमा है। अब चूंकि वो हमारी पूर्व नेता हो चुकी हैं, उन पर मैं बहुत कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरा इस्तीफा देने से वो खुद टूट चुकी हैं, ज्यादा मैं उनके मनोबल को तोड़ना नहीं चाहता हूं, और अब मैं गड़ा मुर्दा भी नहीं उखाड़ना चाहता। अब मैं बड़ी लाइन खींचने की तैयारी में हूं, और इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि जब 2012 में हम 80 पर ठहर गए, 2014 में सारे लोकसभा के प्रत्याशी आर्थिक मानक पर तय हुए, एक भी सांसद जीत के नहीं आया, 0 पर हम आउट हो गए। और जब 2017 विधानसभा चुनाव के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए डू और डाई का चुनाव था, एक अंतिम मौका था, और फिर उसमें जब आर्थिक मानक तय किया गया, मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत बहन जी से समय मांगा सर। और 31 अगस्त को इस पर मेरी सवा घंटे वार्ता हुई। मैंने उनसे अनुरोध किया कि अगर मानवर कांशीराम साहब के खून पसीनों को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी को बचाना है,
तो कृपया आर्थिक मानक छोड़ करके कार्यकर्ताओं के निसंदी, जिताऊ, टिकाऊ, प्रतिबद्ध, समर्पित के साथ साथ अपने अपने समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले चेहरों को उतारा जाए। अच्छा मौर्य साहब, ये दद्दू प्रसाद पिछले साल जनवरी में छोड़ के गए कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी मायावती पे आरोप लगाया कि वो टिकटें बेचा करती थी। उस वक्त पे मेरे पास आपका बयान है, पीटीआई का कोट है मेरे पास, जब दद्दू प्रसाद ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचते थे, आप मायावती के साथ खड़े थे, मायावती का बचाव करते हो, दद्दू प्रसाद के खिलाफ आपने बोला। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा बयान है आपका, ये उस वक्त के राज्यसभा के सांसद अखिलेश दास का है। उन्होंने भी आरोप लगाया कि मायावती पैसे लेती हैं टिकट बांटने के लिए। उस वक्त भी आपका बयान है मेरे पास जिसमें आप मायावती का बचाव कर रहे हैं और अखिलेश दास के खिलाफ बोल रहे हैं। यही नहीं, जुगल किशोर, उन्होंने भी आरोप लगाया और उस वक्त भी आप मायावती का बचाव कर रहे थे। 3 ऐसे किस्से जहां पे किसी ने आरोप लगाया कि मायावती पैसे लेती हैं, उस वक्त आप बचाव कर रहे थे, अब आप उनको अटैक कर रहे हैं। इन्हीं सब मामलों से तो बार बार आरोप लगे, तभी तो मैं 31 अगस्त 2015 को समय लेकर के समझाने बुझाने की कोशिश की कि 2 बार में सब मामला चौपट हो चुका है, अब 2017 को क्यों चौपट कर रही हैं। और जब नहीं मानी तो मैंने देख लिया कि यहां पर मानवर कांशीराम जी का विचार खत्म हो गया, और साथ ही साथ उस समय मैं बहुजन समाज पार्टी में था। स्वाभाविक रूप से जो अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है, इसलिए मैंने अपने नेता के बचाव में समय समय पर यह जानते हुए कि ये निकाले गए नेता निर्दोष हैं, लेकिन उनके सम्मान में अनचाहे हमको ये बयान देना पड़ता था। सर, इससे पहले के विधानसभा चुनाव में आपकी बेटी और आपके बेटे ने भी टिकट लड़ा था बीएसपी, आपने कितने पैसे दिए थे मायावती को? आपको ये बताना चाहूंगा कि आज तक यदि मैंने किसी के सम्मान स्वाभिमान पार्टी में पदाधिकारी बनाए जाने टिकट के लिए वकालत किया है तो दलितों, पिछड़ों तथा असर समाज के अच्छे चेहरों के लिए वकालत किया है। मैंने अपने लिए कभी टिकट नहीं मांगा, पद नहीं मांगा, बेटे के लिए कभी टिकट नहीं मांगा, बेटी के लिए कभी नहीं मांगा। मेरी बेटी चीन में थी जब मानिया बहन जी ने मुझको टेलीफोन करके कहा कि अवधपाल यादव को मैंने उनका टिकट काट दिया है, पार्टी से निकाल दिया है, बेटी की ससुराल तुम्हारी वहीं पर है, मैं चाहती हूं वहां पर लड़े। मैंने मना किया कि भाई अभी मेडिकल पास आउट करके आई है और वो चीन गई है, पंचायती राज का एक प्रतिनिधिमंडल गया है 27 लोगों का, उसमें वो भी शामिल है। हम समझते हैं अभी उसको चुनाव लड़ाने से मना किया जाए। तो जब मानिया बहन जी का ये मेरा आदेश है, तो हमने कहा अगर आपका आदेश है तो हमें कुछ भी नहीं कहना। तो आप कह रहे हैं कि आपकी दोनों टिकटें फ्री, आपकी दोनों टिकटें फ्री थी? उन्होंने ये भी कहा अपनी बेटी को लेके आओ। मैंने उनको अवगत कराया, अभी चीन में है। उन्होंने पूछा कब लौटेगी, हमने कहा 1 हफ्ते में। तो कहा उसको अभी तुम कुछ मत बताना, आएगी मुझको मिलाना, मैं उसे बताऊंगी। इस तरह से उसका टिकट हुआ। और जब मुझे अब वकालत करना ही होता तो मैं जिस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनके खिलाफ अपनी बेटी को कभी भेजने की राय नहीं देता। अगर मुझे टिकट मांगना होता तो मैं कोई बहुत ही सुरक्षित ऐसी सीट जहां से 100% हम जीतने की संभावना रखते वहां मांगते। वहां पर भी दुहाई दिया कि भाई पार्टी के लिए, मिशन के लिए स्थानीय स्तर पर कोई कार्यकर्ता मिल नहीं रहा है, स्थानीय स्तर पर कोई मिल भी गया तो मैं उसको इसलिए लड़ाऊंगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, पैसे से उसको खरीद लेगा, अन्यथा सरकार द्वारा उससे तमाम FIR करा देगा या डरा धमका उसको मारपीट करके बंद करवा देगा। तो मौर्य साहब, इसलिए इस पर भी उन्होंने कहा मिशन के लिए, पार्टी के लिए आप बेटी को वहां लड़ने के लिए भेजिए, उसको तैयार करिए। हमने कहा बहन जी तैयार करने की क्या, जब आपका आदेश हमको मानना ही मानना है तो मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन उस लड़की को वहां लड़ना हमारे ख्याल में उचित नहीं होगा। अच्छा, बार बार उनके अनुरोध करने के बाद मैंने मिशन के लिए, पार्टी के लिए भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं मानवर कांशीराम जी ये जानते हुए भी कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, कभी राजीव गांधी के खिलाफ लड़े अमेठी में, तो कभी VP सिंह के खिलाफ लड़े इलाहाबाद में, इसलिए कि मिशन बढ़े, पार्टी बढ़े, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़े, इसीलिए कार्यकर्ताओं का हौसला न टूटे। मैंने अपनी बेटी को वहां जाने के लिए बहन जी का निर्देश माना, मैंने कभी टिकट नहीं मांगा नहीं। और मैं ये कहना चाहता केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का ही उदाहरण क्यों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी
खुद विधायक मंत्री, उनकी पत्नी विधायक, उनका बेटा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। सतीश चंद्र मिश्रा जी के इशारे पर 25 लाल बत्ती टिकट दिए गए। ये भी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने वकालत किया? रामवीर उपाध्याय जी के परिवार में 3-3 चुनाव लड़े, आज भी 2-2 3-3 लड़ रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य टिकट दिलाने गए थे? अपनी सुविधा अनुसार वो कानून बनाती हैं, कानून बिगाड़ती हैं, आरोप भी मढ़ती हैं, आरोप भी बचाती हैं, सब कुछ वो करती हैं। और आज भी उन पर उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानियां बरसाई, बहुत बड़ा मुझे तोहफा दिया है, हमारा सम्मान बढ़ाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमेशा लेता रहा हो, आज पहली बार देने का काम किया। उन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य गद्दार है। ये अपनी उपाधि हमको दे दिया। उन्होंने सही मायने में तो महागद्दार स्वयं बहन जी हैं, जो बाबा साहब के मिशन को बेचा, जो मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या की, जो बहुजन समाज पार्टी को टिकटों की नीलामी का बाजार बना दिया है। अगर गद्दार महागद्दार किसी के लिए उपयुक्त शब्द है तो सुश्री बहन मायावती जी के लिए है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसके चरित्र पर पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी दाग नहीं है, वो कभी भी गद्दारी का नाम कभी भी गद्दारी कर नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, मैंने उनके पैसे की लूट, टिकटों की नीलामी का विरोध किया। अगर ये विरोध करना गद्दारी का काम है तो मैं गद्दार हूं, इसको स्वीकार करता हूं। सही मायने में मैंने हक की लड़ाई लड़ी और साथ ही साथ स्वच्छ राजनीति की बात की। और राजनीति, लोकतंत्र का जो एक मर्यादा है, उसके बचाव के लिए मैंने लड़ा जी। इसके लिए वो कुछ भी कह सकती हैं। अच्छा मौर्य साहब, ये बताइए, तो आपने कुल मिला के कहा कि आपको तो दोनों टिकटें मिली, फ्री की मिली, आपको 1.5 करोड़ नहीं देने पड़े, आपको दोनों टिकटें फ्री की मिली। उनकी मुझसे टिकट मांगने की हैसियत इसलिए नहीं थी कि जितना उनके पीछे जनाधार है, उतना जनाधार हमारे पीछे भी है। और आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, एक बार उन्होंने मांगने, इस बार जब उन्होंने थोड़ा मांगने की हिम्मत दिखाई, मैं नाराजगी जताई, तो स्वयं उन्होंने परोना विधानसभा से 2 साल पहले मेरा टिकट काट दिया। जबकि उस परोना में बहुजन समाज पार्टी खाता मैंने खोला, वहां पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की जमानत मैंने जब्त कराई। और ऐसी हालत में जो राष्ट्रीय महासचिव हो, नेता विधानमंडल दल हो और साथ ही साथ नेता विरोधी दल हो, उसका टिकट क्यों काटा गया? इसलिए कि विधायकों में भय पैदा किया जाए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कर सकता है, कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए पैसे के लिए जो भी निर्देश दिया जाए समय पर पूरा किया जाए, नहीं तो उसका टिकट काट दिया जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नहीं सर, क्योंकि इस वक्त जो बीएसपी से बातें आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि पिछली दफा आपको 2 टिकटें दी गई, आप उससे नाखुश थे, इस दफा आप 3 टिकटें मांग रहे थे अपने परिवार के लिए। और बहन जी मायावती का कहना था कि इस तरीके का परिवारवाद उन्हें मंजूर नहीं। तो क्या ये बात सही है कि आप 3 टिकटें मांग रहे थे इस दफा? मैं हमेशा दलितों, पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ता रहा। जो मैं अपना टिकट आज तक 20 साल के इतिहास में कभी भी नहीं मांगा। सुश्री बहन मायावती जी से अपने घर परिवार के टिकट के विषय में मैंने खुद विरोध किया कि जो परिवार दूसरी पार्टी के परिवारवाद के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में शेर की तरह दहाड़ा हो, उसके परिवार में आप 2-2 टिकट देकर के मुझको भी नंगा करना चाहती हैं। विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने कहा मेरा आदेश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं कि तुम हो, टिकट मैं दे रही हूं कि तुम दे रहे हो, इसलिए जब मेरा आदेश है तो इसको आप करो और बेटे को वहां भेजो, बेटी को वहां भेजो। इसलिए इस दफा 3 चाहिए थी कि नहीं? मैं जब पहले कभी नहीं मांगा तो आज क्यों मांगूंगा? और एक चीज जान लीजिए, मैं परिवार की राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब के मिशन पर चलकर मानवर कांशीराम जी के विचारों के तहत बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए, सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, समुचित भागीदारी देने के लिए, साथ ही साथ जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मैंने कुर्बान की है, समर्पित की है। आगे भी मैं इसी रास्ते पर चलता रहूंगा। और साथ ही साथ आरोप लगाने वाले आज अपनी खिसियाहट निकाल रहे हैं। आज उनका यह कहना खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे से ज्यादा कुछ नहीं है। आज उनके पास कोई उत्तर नहीं है। आज वो मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो गई हैं। देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस्तीफा देने के बाद बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक नंबर 1 पर थी, आप तीसरे और चौथे पर चली गई है। अब लड़ाई से कोसों दूर हो गई हैं। तो उनकी ये सारे के सारे बकवास उनकी हताशा और निराशा के प्रति। अच्छा, आपका ये मानना है मौर्य साहब, आपने भी कहा कि आपके पीछे जितना जनाधार है उतना ही मायावती का, आपका मानना है कि आपका जनाधार मायावती के बराबर है? मैं सही बोलिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो उनको बहुत बड़ा इस बात का घमंड था और उसी ईगो के तहत कभी आर.के. चौधरी को निकाल दिया, कभी राम समाज पारसी को निकाल दिया,
कभी राम लखन वर्मा को निकाल दिया, कभी जंग बहादुर पटेल को निकाल दिया, कभी दद्दू प्रसाद जी को निकाल दिया, कभी जुगल किशोर को निकाल दिया। इस तरीके से एक नहीं, हजारों दलित और पिछड़े के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी जिंदगी बीएसपी के लिए कुर्बान की, जिन्होंने बीएसपी के लिए लड़ाई लड़ी, शुरुआत की और अंत भी की, ऐसे लोगों को भी इन्होंने नहीं बख्शा, केवल अपना मनमाना पर थोपने के लिए। पर मौर्य साहब, आपको इस बात का एहसास है कि जो नाम आपने लिए, उन लोगों को जिनको हटाया गया बीएसपी से, आज की तारीख में कोई कहीं पे नहीं खड़ा, कोई बड़ा नेता नहीं, जो निकलता है वो खत्म हो जाता है। अब की बार सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसके पहले किसी के हटाने से सुश्री बहन मायावती जी कभी घबराई नहीं, कभी उनका जनाधार घटा नहीं। आपको कैसे मालूम? कभी वो झुकी नहीं, कभी किसी के निकाले जाने के बाद स्वयं प्रश्न नहीं किया। इस बार सब कुछ उल्टा है। इस बार बार बार, एक नहीं बार बार प्रेस के सामने आ रही हैं, एक नहीं बार बार, अब की बार घुटना टेका, पहली बार बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार सुश्री बहन मायावती ने घुटना टेका मेरे इस्तीफा के बाद। जिन विधायकों को टिकट काटकर पार्टी निकाला था, कल रात में जोनल पार्टियों को भेजकर अपने घर पर बुला करके कहा, भाई गलती हो गई, गलती लोगों ने तुम्हारे विषय में सब राय दिया था, मैं तुम्हारा टिकट वापस करती हूं और तुम्हारा निष्कासन रद्द करती हूं, अब तुम फिर लड़ोगे वहीं से। इसी प्रकार से ये मेरे इस्तीफे का कितने लोगों के साथ हुआ? ये मेरे इस्तीफे का है। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा कम से कम 4 लोग हुए जिनको टिकट काट दिया, उसमें से 3 को पार्टी से निकाला था, आज फिर उन 4 का बहाल किया और फिर उनकी निष्कासन रद्द की। यह पहला मौका बीएसपी के इतिहास में है जब एक हफ्ते के अंदर ही टिकट काटा गया हो, पार्टी से निकाला गया हो, फिर वापसी कराई गई हो, टिकट भी बहाल किया गया हो। ये मेरे दबाव का डर है। एक चीज बताइए, क्योंकि अखिलेश को तो हम हर रोज सुनते रहते हैं, बाकी लोगों से बातचीत होती रहती है, अमित शाह भी आते रहते हैं, मायावती जी बहुत कम आती है मीडिया के सामने, और लोगों के जहन में उनके बारे में अलग अलग किस्म के ख्याल हैं। आपने जितना क्लोजली उनके साथ काम किया, बहुत कम ही लोग उनको इतने नजदीक से जानते हैं, जब आप बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं तो मायावती किस तरह की शख्सियत है? आज इसीलिए तो धरती विहीन होती नजर आ रही है, इसीलिए तो जनाधार खिसकता जा रहा है, तभी तो घबराई हुई है, तभी तो दिवालिया मानसिकता का शिकार हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज पहली बार उनको किसी राजनेता से पंगा लेना महंगा पड़ रहा है। अभी तक तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर करती थी, कार्यकर्ता डर के मारे बोलता नहीं था क्योंकि वो कृपा पर होता। नहीं सर, लेकिन इस बार नहीं, मैं उनको राजनीति करना भी सिखा दूंगा, जो कभी प्रेस में नहीं आती हैं बार बार प्रेस में आने के लिए मजबूर भी कर दूंगा, और साथ ही साथ वो बहुत इखलाती हैं जनाधार पर, तो मैं उनसे बड़ा जनाधार भी दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि जनाधार किसके साथ। नहीं मौर्य साहब, मुझे बीएसपी के एक नेता बता रहे थे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, कैमरा तो उस वक्त नहीं था, कि मायावती के साथ काम करना बंधुआ मजदूरी के बराबर है। ऐसा है क्या? मेरे इस्तीफा के पत्र में इन सारी बातों का उल्लेख है कि मानवर कांशीराम जिस बहुजन समाज को सम्मान स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था, अनुशासन के नाम पर सुश्री बहन मायावती जी उसी बहुजन समाज को गूंगा गुलाम बना रही हैं, बंधुआ मजदूर बना रही हैं। यह मेरे इस्तीफे के पत्र में साफ साफ स्पष्ट है। इसलिए ये उनके स्वभाव में है। किसी का अपमान करना उनका स्वभाव है, किसी को पार्टी से निकालना उनका स्वभाव है, किसी का टिकट काटना उनका स्वभाव है, मनमाना थोपना उनका स्वभाव है, तानाशाही चलाना उनका स्वभाव है। लोकतंत्र में उनका यकीन नहीं है, इसीलिए वो पत्रकारों से भी घबराती हैं, मीडिया में आने से भी घबराती हैं, और आज अब उनको सही नेता से पाला पड़ा है। अब या तो दुरुस्त हो जाएंगी, पटरी पर आएंगी, लाइन पे आएंगी, सारी गलतियों को छोड़ देंगी, या राजनीति करना बंद कर देंगे। अच्छा, हमने तमाम चीजों पे चर्चा की, हमने इस बात की चर्चा की कि आपने आखिरकार बीएसपी क्यों छोड़ा। अब आप आज तक के मंच पे बैठे हैं, देश में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है ये, और हमारी खासियत है कि हम ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले चलाते हैं। तो हमारी उम्मीद यह है कि आप जाने से पहले हम एक ब्रेकिंग न्यूज देकर जाएंगे। और मेरा सवाल यह है कि इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जा रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बीजेपी, बी समाजवादी पार्टी, सी नन ऑफ द अबव, यानी आप अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप सोचिए कि आप कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर इससे बैठे। आपका वक्त शुरू होता है अब। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका क्या जवाब है? अभी आपके इन तीनों बिंदुओं पर जो भी विचार किया जाएगा वो भविष्य के आधार में है।
हमने अपने अभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया है, उनकी राय लेंगे। उनकी राय के बिना पर हम अपनी ताकत का इजहार भी इस उत्तर प्रदेश की राजधानी के सबसे बड़े मैदान में करने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? भी खुलासा करेंगे, जब भी खुलासा करेंगे। जैसे इस्तीफे का खुलासा मैंने आपको बुला के किया, वैसे उसका भी खुलासा आपको बुला के। नहीं सर, ऐसा है ना, क्योंकि बीएसपी से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। जब से आप गए तब से ज्यादा बातचीत हो रही है, पहले इतनी आसानी से बातचीत होती नहीं थी। वो कह रहे हैं कि आपके साथ 2 से 3 से ज्यादा विधायक नहीं खड़े हैं। आपके हिसाब से आपके पीछे कितने विधायक खड़े हैं जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पे बसपा को तोड़ देंगे? अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, कभी भी उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में एक भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं होता था। आज कुल विधायकों की संख्या उनकी बैठक में मात्र 48 थी। एक चीज, उसमें ऐसे भी विधायक शामिल हैं जो मेरे संपर्क में थे, जिनको उन्होंने बुला करके पार्टी में आज वापस लिया और साथ ही साथ उनका टिकट भी बहाल किया। मैं ये भी जानता हूं कि जब मौका आएगा तो मैं भी जब संख्या दिखाऊंगा तो वो इन पर भारी पड़ेगा। तो कितनी है सर संख्या? 5 या 6? अभी मैं कुछ भी कह दूंगा तो हमारी रणनीति का समय से पहले खुलासा हो जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। मौर्य साहब, बीएसपी कह रही 2 या 3, मैं पूछ रहा हूं 5 या 6 या उससे ज्यादा? जो भी होगा समय आने बताएंगे, वो संख्या लंबी होगी, बड़ी होगी। तो आपको लग रहा है कि बसपा आपके कहने पे टूट जाएगी? इसका सही जवाब तो सुश्री बहन मायावती जी देंगी। नहीं, आप क्या जवाब होना चाहिए, वो क्या देंगी जवाब? तो आप क्या होना चाहिए? टूट जाएगी नहीं, टूट गई। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसी दिन टूट गई। और इसीलिए अब वो बार बार आपके सामने आ भी रही हैं। सफाई देता नहीं बन रहा है तो अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रही हैं, और साथ ही साथ घुटना भी टेक रही हैं। आज वो मजबूर नेता के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, जबकि इसके पहले तानाशाह के रूप में दिखाई पड़ती थी। सर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का करिश्मा है, उनके इस्तीफा करिश्मा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अनुशासन में रह करके ईमानदारी से बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम जी के विचारों के कारवां बहुजन समाज पार्टी को मौर्य साहब सुश्री बहन मायावती के नेतृत्व में आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि अब ये है केवल टिकटों की लड़ाई का बाजार बन गया तो हमने उसको अलविदा कहना मुझे समझा, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मौर्य साहब, ये बताइए, मैंने ये सुना कि आपकी ओम माथुर से बातचीत हुई और आपने उनको कहा कि मुझे बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना दो तो मैं बीजेपी में आ जाऊंगा। आपने कहा क्या ऐसा? मीडिया लोग कौन खबर कब चला दें, कब बना दें, किससे मिला दें, ये करिश्माई लोग हैं। और जो केवल कयास है, जो केवल हवाई बयान है, मुझ जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को उस पर किसी प्रकार की सफाई देने की आवश्यकता नहीं। मतलब आप मना नहीं कर रहे? जो चीज सही नहीं है उसके विषय में हाँ और मना करना तो भी। आप मतलब हम लोग खबर चला सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में नहीं जाएंगे? अभी हम कहां जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, किससे बात करेंगे, ये सब कुछ हम अपने रणनीति के तहत ही खुलासा करेंगे। आप एक बार नहीं 1000 बार पूछो तो भी मुझसे उत्तर ये नहीं पाओगे। ये खबर चला सकते हैं, फिर आपका मतलब ये हुआ कि हम ये खबर चला सकते हैं, तो हम ये खबर चला सकते हैं, वो गलत नहीं होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार नहीं, ये तो सही है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आपको मैं कड़ा शब्द भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो अगर कड़ा शब्द निकलेगा तो उल्टा और चला देंगे। अभी तो थोड़ा चला रहे हैं, आगे और उल्टा चला देंगे। इसलिए ये आपको अधिकार है, आइए आपको अधिकार है, आप कितना उल्टा पुल्टा चलाते हैं, मैं संयम खोलने वाला नहीं हूं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करते हैं। मौर्य साहब, आप जुड़े हमारे साथ, बड़ी बड़ी बातें आपने कही। अब मायावती आपको राजनीति सिखाती है या आप मायावती को, ये तो आने वाले हफ्ते में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पंचायत आज तक के मंच से आप स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, जिन्होंने बगावत कर दी बीएसपी के साथ, बीएसपी छोड़ दी। लेकिन यहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले उन्होंने मायावती के ऊपर किए, उनकी कार्यशैली के ऊपर किए, उनके बर्ताव के ऊपर किए। और साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आगे आने वाली रणनीति उनकी क्या होगी, बीजेपी में जाएंगे, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो इस पर उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं और ना ही इस बात पर कुछ कहा कि वो अपनी पार्टी बनाने का फैसला ले चुके हैं।
लेकिन बेबाकी से उन्होंने किस तरह से बीएसपी में उनका ये वक्त रहा, टिकटों के बेचे जाने से लेकर ये आरोप तक लगाए कि कांशी राम जिन्होंने बीएसपी की स्थापना की, उनके सपनों को, उनके मिशन को, उनके विचारों को बीएसपी में अब कोई नहीं पूछता, उन्हें पूरे तरह से त्याग दिया गया। तो गंभीर आरोप यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाते हुए उनके काम करने के तरीके और उनके बर्ताव को लेकर भी इस मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन पर आरोप लगाए। हालांकि आगे उनकी रणनीति क्या होगी, बीजेपी ज्वाइन करेंगे या समाजवादी पार्टी, इसको लेकर उन्होंने अभी कुछ साफ साफ नहीं कहा। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कहा कि मुलाकातों का दौर उनका बीजेपी के साथ चल रहा है, बातचीत हुई है